इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जनन के बारे में पढ़ेंगे। और जनन वास्तव में कहा जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है और हर किसी को पढ़ना चाहिए, और खास करके लड़कियों को और पढ़ना चाहिए इस चैप्टर को, क्योंकि जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए बोलते हैं ना, जैसे हम दो हमारे दो, तो हम दो हमारे दो केवल करने से नहीं होगा, लड़कियों को शिक्षित करने से होगा। क्योंकि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक उन्हें न समझ में आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो एक एक स्त्रियां के 5-5, 8-8 बच्चे होते रहेंगे। समझ गए? अगर वो लोग शिक्षित होंगी तो वो लोग चाह जाए तो हम दो हमारे दो को सफलता पूर्वक यानी कि इसे सफल बना सकती हैं, अन्यथा अगर वो समझ पढ़ी लिखी न हो तो वो सफल नहीं बना सकते हैं। समझ गए? जैसे मान लीजिए कब गर्भ धारण होता है, किस अवस्था में होता है, अगर वो लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो जान सकती हैं। समझ गए? चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं इस वीडियो को। जनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है? तो अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों में होता है अधिकांशतः। किसमें होता है? एक कोशिकीय जीवों में। जैसे मान लीजिए अलैंगिक जनन में क्या होता है, न माता का पता होता है न पिता का पता होता है। समझिए? यानी कि अलग अलग लिंग के निर्धारण उसमें नहीं, मतलब अलग, जिसमें नर और मादा होता है ना, जैसे स्त्री और पुरुष, तो उसमें अलग अलग लिंग की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं, क्योंकि न तो उसमें अंडाशय का निर्माण होता है और न ही उसमें कह सकते हैं स्पर्म शुक्राणु का निर्माण होता है। समझ गए? यानी शुक्राणु को इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं। ठीक है ना? तो स्पर्म और अंडाणु यानी कि अंडाशय किसी की आवश्यकता नहीं हो पड़ती है। ये जीव क्या करते हैं, या तो मुकुलन विधि द्वारा या विखंडन विधि द्वारा एक दूसरे का क्या करते हैं, एक दूसरे जीव यानी नए संतति का निर्माण कर देते हैं। अब कहिए कि ये जनन क्या होता है, यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन यानी कि जन्म की क्रिया हमेशा सजीव में होती है। किसमें होती है? सजीव में होती है। यानी कि जिस कहेंगे कोई जीव जिस विधि द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करता है या अपने संतान की उत्पत्ति करता है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, ये विधि क्या कहलाती है, जीवों की जन्म कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी रिप्रोडक्शन कहलाती है। समझ में आ रही है? अब आते हैं अलैंगिक जनन। जैसे अमीबा हो गया। क्या हो गया? अमीबा। तो अमीबा क्या होता है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद 2 टुकड़ों में विखंडित हो जाता है। यानी कि इसके केंद्रक से 2, यानी कि इसके शरीर से क्या होता है, 2 टुकड़ा में विभक्त होते हैं, और इसका केंद्रक भी 2 टुकड़ा में विभक्त होता है, और 2 नए संतति का निर्माण करता है, अर्थात 2 नए संतान का निर्माण करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं ये अमीबा है। क्या है ये? अमीबा है। क्या है? अमीबा। तो ये अमीबा है। अमीबा का पहला स्टेज है, ये दूसरा स्टेप है, और ये तीसरा स्टेप। देखिए जैसे में यहाँ पे अमीबा थोड़ा सा बड़ा हुआ और इसके केंद्रक में भी वृद्धि हुआ, यहाँ पे पूरा इसे यहाँ पे चिपिट हो गया केंद्रक के सामने, केंद्रक इसे फैल गया है, नो चिपिट हो गया ना। अब यहाँ पे चौथा स्टेप में जब आया है तो ये एक अलग अमीबा बन गया, ये एक अलग अमीबा बन गया। ठीक? इनका पापा क्या है पता है? पापा है। जब ये बनेंगे तो ये यही तो आगे बढ़ते बढ़ते ये 2 नए जीव बन गया है। यानी ऐसा लग रहा है कि अमीबा की मृत्यु होने वाला, ये बुढ़ाने वाला नहीं है। बात सही है? और न ही इसके माता पिता के पता है। 2 भाई के पता चलेगा कि 2 भाई हैं, और भाई है कि बहन है, एक तो निर्धारण भी नहीं किया जा सकता है। नो, यानी कि 2 जीव है, 2 संतान है, खाली इतना कहा जा सकता है। बात सही है? यानी कि ये विखंडन कहलाती है। क्या कहती है? यानी कि कहीं शरीर के 2 टुकड़ा हो गए, और 2 टुकड़ा होने से क्या बन गए, 2 जीव बन गए। नो, तो ये विखंडन विधि कहलाती है। विखंडन विधि किसमें किसमें होती है, तो जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम युगलिना और एक कोशिकीय शैवाल में होती है। समझ गए? अच्छा, ये सभी जीव हैं। क्या है? जीव है। शैवाल आप लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं? जहाँ पानी अधिकांश तक, जिसे बरसात में पानी गिरते रहता है, जहाँ पे हरा हरा दीवार पर लग जाता है ना, तो ये शैवाल होते हैं। ठीक ना? अब आते हैं मुकुलन विधि। मुकुलन को अच्छा वर्डिंग बोलते हैं ना, तो मुकुलन ईस्ट। ये ईस्ट में क्या होती है कि एक कलिका निकलती है, अर्थात एक क्या होती है कि यानी कि युग्मनज कह सकते हैं, या कह सकते हैं जनक के शरीर से एक कलिका निकलती है। समझ गए? एक कलिका निकलती है, उसमें क्या होता है, केंद्रक का निर्माण होता है, और उस कलिका का धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है वो कलिका, और बढ़ते 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 क्या होती है, ये जनक के शरीर से क्या होता है, अलग हो जाता है।
तो इसमें ये जनक तो बड़ा है, ये जो उसका जो संतान हुआ छोटा रहेगा ना, देखना पता चलेगा पापा हो, नहीं पता चलेगा, पता चलेगा ना हो, लेकिन अमीमा में पता, अच्छा पापा हो कि मम्मी हो ये नहीं पता चलेगा ना, खाली ये पता चलेगा कि इनसे हम जन्म लिए ना। हो बात सही है कि गलत है? यानी इस प्रकार से दो एक नई संतति का संतान का निर्माण हो गया, यानी किसके द्वारा? तो मुकुलन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? मुकुलन जिसे ना कन्या की फुनुगी जैसे पौधा रोपे पौधा लगा नहीं ना, तो कह में कनकी फेंकला तो ना तनाव फेंकला तो कोमल कोमल रहता ना कन्या की फुनुगी कचकी फोड़ते यानी कि पनकी फेंकता, वो करे कि मुकुलन कहा जाता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसी प्रकार से एक अन्य पौधा है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। तो हाइड्रा में क्या होता है? ये भी मुकुलन विधि द्वारा। देखिए एक कलिका निकली है, ये धीरे धीरे वृद्धि होते 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 ये अपने जो जनक के जो शरीर है उससे क्या होता है? अलग होकर के एक नए पौधा का निर्माण करता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यानी कि इस प्रकार से ये क्या होती है? एक कोशिकीय जीवों में अधिकांशतः ये क्रियाएं देखने को मिलती है। यानी कि इस प्रकार से अलैंगिक जनन में क्या होती है? विखंडन और मुकुलन इत्यादि विधियों द्वारा क्या होती है? जनन की क्रिया होती है। अब जैसे अब देखिए जैसे आलू हो गया ना, आलू में छोटा होता आलू, तो यहाँ पे दिखा देते आप लोगों को। आलूया में जैसे देखिए ना, यहाँ पे अगर ये दिख रही होगी तो ये जो आलू है ना, आलू में छोटा छोटा निकला हुआ है वो ना, कलिका निकला है ना? नहीं निकला है? निकला है, दिख रहा है? तो अब इसी में जहां जहां इसमें आंख होती है वहीं से ये कलिका निकलता है। समझ गए? तो अब आलू को कई टुकड़ों में अगर काट दीजिए आप, आलू को कई टुकड़ों में काट दीजिए, जितने जितने में आंख रहेगा उतना नए पौधे का निर्माण कर देता है। समझ गए? या अदरक को भी काट दीजिए, जहां जहां आंख रहेगा वहां पे नए पौधा का निर्माण कर दीजिएगा। हल्दी को भी काट दीजिए, उसी तरह से कर देगा। शकरकंद को भी काट दिए, उसी तरह से कर देगा। समझ गए? यानी कि नए पौधे का निर्माण करेगा। यानी कि आलू, हल्दी, अदरक, शकरकंद इत्यादि में कायिक प्रवर्धन द्वारा इनमें जनन की क्रिया होती है। अब आते हैं लैंगिक जनन के अंतर्गत आप, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी लैंगिक जनन में क्या होती है? इसमें नर और मादा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसमें जनन की क्रिया तब होती है जब शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तब जनन की क्रिया होती है, अन्यथा जनन की क्रिया नहीं, संभव नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और अलैंगिक जनन में अंडाणु और शुक्राणु की कोई महत्वपूर्ण भूमिका, कोई भूमिका नहीं थी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? कोई डाउट है? नो डाउट है। ठीक है। अब देखिए इसमें एक होता है नर, जिससे मनुष्यों में क्या होता है कि पुरुष और स्त्री होती है। यानी इसको बोलते हैं, पुरुष को बोलते हैं नर और स्त्री को बोलते हैं मादा। समझ में आ रही है? अरे जैसे में मान लीजिए क्या मान लीजिए, अच्छा बकरी खसी, ये बकरी खसी अलग होता है। कबूतर। अच्छा रुक जाइए, कबूतरी सुने हैं आप? शांत रहे। कबूतर में नर और मादा बोलते हैं ना। अब जैसे में बोका खसी बोल रहे हैं तो बोका अलग है, खसी अलग है। कोई गई सर, ये कोई से तो दोनों तो बकरी का बचना होता है। अब देखिए बोका में क्या होता है और बकरी में क्या होता है, अरे खसी में क्या होता है। इसी में आप लोग सुने होंगे खसी को क्या किया जाता है? अच्छा बधिया किया जाता है, बोल दिया जाता है। तो उसका टेस्टोस्टेरोन निकाल लिया जाता है, उसके शरीर से टेस्टोस्टेरोन निकाल लिया जाता है। अरे टेस्टोस्टेरोन नहीं, और टेस्टिस निकाल लिया जाता है, यानी वृषण निकाल लिया जाता है। समझ गए? शरीर से जब वृषण निकाल दिया जाता है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होती है नहीं बनती है, जिसके फलस्वरूप स्पर्म का स्राव नहीं हो पाता है। इसीलिए वो बोका मतलब वो किसी काम मतलब वो जन्म की क्रिया में भाग नहीं ले सकता है, निष्क्रिय रहेगा। जहां कहीं छोड़ दीजिए एकदम टेंशन फ्री रहिए, कुछ भी नहीं, किसी को भी परेशान नहीं कर सकता है। समझ गए? लेकिन जो बोका बोल रहे हैं ना, उसमें क्या होती है? वृषण उपस्थित होता है, और वृषण में क्या होता है? जो वृषण को बोलते हैं इंग्लिश में टेस्टिस, ठीक ना। और उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जब निर्माण होता है तो उसमें क्या होती है कि
स्पर्म का, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निर्माण का स्राव होगा तो टेस्टिस में हार्मोन का स्पर्म का मतलब स्पर्म का निर्माण होगा। और स्पर्म क्या करता है कि जब मतलब जब संपर्क यानी कि जब जन्म की क्रिया में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मतलब एक दूसरे के जब संपर्क में आएंगे यानी कि संभोग करेंगे तो जो स्पर्म और यानी स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु, ठीक ना। शुक्राणु और अंडाणु का जब संपर्क होगा तो क्या होगा, नए शिशु का निर्माण होगा, यानी कि नए संतति का निर्माण होता है। लेकिन उधर नहीं, हम लोग इधर आते हैं। अच्छा, जिससे हम जानते हैं जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म में अलग प्रकार की गंध होती है, समझ गए। जैसे कुकुरन को देखे हैं, क्योरो जाता है अपना बॉर्डर बनाते रहता है, देखे क्योरो कोना में ये छोड़ देगा पॉसिबल नहीं है, छोड़ देगा नहीं छोड़ता है। अब वो जा करके उसमें क्या करता है, सूंघ के पता कर लेता है इस एरिया के ये कुकुर है कि नहीं है। आज देखते हैं कबो कबो गड़िया आता है तो चुहिट लेता है पूरा, जानता है कि अपने एरिया का नहीं है। और गाड़ी खड़ा रहेगा ऊपर को बॉर्डर बना देता है अपना, देरी से खड़ा है ना अपना बॉर्डर बना देगा, समझ गया, पेशाब करके। अरे सही बात है बकलो लोग अपना। अब देखिए उस एरिया के जो सूंघ के पता कर लेता है कि ये कुकुर हमारे, जैसे कुकुर है ना, कई एरिया का कुकुर रहेगा ना, उस कुकुरा के दूसरा कुकुरा नहीं भोंकेगा, लेकिन उस एरिया में दूसरा कुकुर चाहिए काट काट के भगा देगा। बात सही कि नहीं सही है। अब वही कुकुरा जब उस एरिया में भी बॉर्डर बना देगा अपना, तो सूंघ के पता नहीं अपने एरिया का है। कुकुरा उधर देवलिया पर सूंघने रहेगा, और जब इसको नहीं तू अपने एरिया का, चल ठीक है, कुछ भी नहीं करेगा, समझ गया। लेकिन हर एक जीव में ये मतलब ये सूंघने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, यानी पता लगाने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, कुत्तों में अधिकांशता होती है, ठीक ना। चलिए इधर आते हैं, ये नर जनन, देखिए ये नर जनन अंग है और ये मादा जनन अंग है, ठीक ना। तो नर जनन अंग यानी कि जनन की माने कि मानव शरीर के जनन में, यानी कि कह सकते हैं नर कहेंगे नर के, या फिर मनुष्य के मनुष्य कहेंगे मनुष्य के शरीर का वह अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, तो उस अंग को क्या कहते हैं, जननांग कहते हैं। तो नर के जनन अंग को नर जनन अंग और मादा के जनन अंग को मादा जनन अंग। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जिसे नर जनन अंग के हैं तो कह सकते हैं नर जनन अंग है वृषण, वृषण, अधिवृषण। अब वृषण क्या है, तो वृषण कह सकते हैं कि दो गोलाकार होता है, मांसल संरचना होती है, ठीक ना। जैसे यह है आपका, यह है वृषण है, क्या है वृषण, और एक थैली नुमा संरचना में स्थित होता है, उसको बोलते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं, अधिवृषण बोलते हैं। अब आता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी एक थैली छोटा सा एक जो यानी शुक्रवाहिका जो आगे बढ़ती है ना, तो इधर एक क्या होती है, थैली नुमा छोटा सा संरचना होती है, जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी बोलती नहीं हो, शुक्राशय बोलते हैं। ये शुक्रवाहिनी तो इस नस को जो टेस्टिस से ना, यानी कि जो वृषण से जो दो नस निकली होती है, इसी नस से स्पर्म का स्राव होता है, जो कहाँ तक जाता है, पेनिस तक जाता है, यानी कह सकते हैं मूत्र मार्ग तक जाता है, समझ गए। तो क्या होता है कि ये इसके पहले यानी कि टेस्टिस शिश्न यानी कि पेनिस से पहुंचने से पहले एक छोटा सा थैलीनुमा संरचना होती है, जिसको बोलते हैं शुक्राशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुक्राशय। और मूत्र मार्ग समझ रहे हैं, ये शिश्न समझ रहे हैं, यानी कि पेनिस को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, शिश्न बोलते हैं, समझ गए। तो ये अगर इसमें देखा जाए तो ये जो वृषण होता है, जिस प्रकार से पुरुषों में दो वृषण होते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्त्रियों में दो अंडाशय होते हैं। क्या होते हैं, दो अंडाशय होते हैं। पुरुषों में कहेंगे कि जन्म का महत्वपूर्ण अंग जो होता है, यानी कि महत्वपूर्ण अंग जन्म का महत्वपूर्ण जो अंग है पुरुषों में, ये टेस्टिस होता है, यानी कि वृषण होता है। क्या होता है, वृषण होता है। अब इसी वृषण को जब निकाल दिया जाएगा ना, या फिर ये जो नस है कट कर दिया जाएगा, तो आपका कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि जितने आपके दिमाग में अगर किसी के प्रति आकर्षित होते हैं, लड़की के प्रति ना, आप लड़की के प्रति आकर्षित 50 को लड़की आएगी जाएगी, आपको कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। बैल लिखा ना, बैल का भी यही काम किया जाता है, समझ गए। इसको बंद कर दिया जाता है, समझ गए। बड़ा एक्सपीरियंस है ना। क्या हो गया भाई, क्या रख दीजिए उठ के, आराम से रहिए। चलिए इधर देखिए, अभी जैसे ही इस नस को कर दिया जाएगा ना, तो आपका प्यार मोहब्बत का जितने भी भूत है ना, सब क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, समझ गए, लग जाएगा ना, रुकवे नहीं करेगा, सब खत्म। पूरा दुनिया जहान से आपको मतलब नहीं रहेगा, खाली खाइएगा पीजिएगा, दूसरे को काम कीजिएगा और कुछ भी नहीं कीजिएगा।
समझ गए? यानी कि आपका जो संतान, सोचिएगा कि शादी ब्याह हो जाए, संतान की उत्पत्ति हो जाए, तो संतान की उत्पत्ति करने वाले आप नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में क्या होगा कि यानी कि इस वृषण में, यानी कि टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, और जब निर्माण नहीं होगा तो शुक्राणु अर्थात स्पर्म का निर्माण नहीं होगा, यानी कि आपके शरीर में शुक्राणु नहीं बनेंगे, यानी कि स्पर्म नहीं बनेगा। स्पर्म नहीं बनेगा तो आप जनन की क्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो अब देखिए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से ना इस टेस्टिस में क्या निर्माण होता है, यानी कि वृषण में क्या निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, शुक्राणु यानी स्पर्म बनते हैं। ठीक उसी प्रकार से महिलाओं के ये जो अंडाशय है ना, अंडाशय में प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन का निर्माण होता है। किसका? सॉरी, एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है। किसका होता है निर्माण? एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप निर्माण होता है तो यहाँ से अंडाणु उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? अंडाणु। और अंडाशय को वो इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। और अंडाणु को इंग्लिश में बोलते हैं ओवम। तो आप इंग्लिश में अगर याद रखिएगा तो सबसे आसान रहेगा। कहेंगे ओवरी में किसका? ओवम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ओवम का। ओवम का निर्माण कैसे कब होता है? जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी यानी ओवरी में एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है तो ये ओवम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ओवम का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण हो रहा था, तो ये शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण हो रहा था ना? अरे नहीं समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक उसी प्रकार से स्त्रियों के अंडाशय यानी कि ओवरी में ओवम का निर्माण होता है। अरे ओवरी में किस हार्मोन का निर्माण होता है, यानी कि किस हार्मोन का? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। इसके फलस्वरूप अंडाणु यानी ओवम का निर्माण होता है। समझ में आ रही है? जब ये ओवम यानी अंडाणु परिपक्व होकर के किससे संपर्क में आएंगे, यानी कि शुक्राणु यानी स्पर्म के संपर्क में आते हैं, तो संपर्क में आने के फलस्वरूप क्या होती है कि एक शिशु का निर्माण करते हैं, यानी कि एक नई संतति का निर्माण करते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है समझ में कि दिक्कत है? अब देखिए, इस वृषण में क्या होता है, इस वृषण में जब स्पर्म का निर्माण होता है, यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है, तो ये जो ये नस दिख रहा है ना, ये नस दिख रहा है, तो इस नस यानी इस नस को वैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या वैस डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस या वैस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? तो इस वैस के माध्यम से कहा जाता है, मूत्र मार्ग तक जाता है स्पर्म। कहाँ तक जाता है स्पर्म? मूत्र मार्ग तक स्पर्म आता है। और जिस प्रकार से देखिए ना, जिस प्रकार से इस नसिया को काट दीजिए, पुरुष क्या हो जाएगा? कहानी खत्म हो जाएगा उसका, यानी जिंदगी बर्बाद तबाह हो जाएगी ना। चलो भाई, यानी कि ये जनन की क्रिया में भाग नहीं ले सकता है। ठीक उसी प्रकार से यानी कि फैलोपियन नलिका ये होती है। क्या होती है ये? इस प्रकार से वैस होती है ना, ये वैस देखिए दोनों का मिलता जुलता आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखो, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन आए भैया, ये है अंडाशय एस्ट्रोजन, अंडाशय एस्ट्रोजन, नहीं बात सही है भैया? टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसा हार्मोन है? तो कहेंगे नर जनन हार्मोन है। कैसा है? यानी कि नर हार्मोन है। ये कैसा हार्मोन है? नर हार्मोन है। और भैया कहेंगे जो एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन है? तो कहेंगे मादा जनन हार्मोन है या मादा हार्मोन है, कह सकते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कहेंगे कि एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? तो कहेंगे ओवरी में होता है। इसकी के निर्माण के फलस्वरूप क्या बनता है? ओवम बनता है। और ओवम किससे स्राव होता है? ओवम का स्राव कहाँ से होता है? तो कहेंगे फैलोपियन नलिका से होता है। अब देखो, जिस प्रकार से वृषण में टेस्टिस हार्मोन के स्राव से शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण होता है, और इस स्पर्म का स्राव किससे हो रहा था? वैस से हो रहा था। वैस यानी कि इसको शुक्रवाहिका बोलते हैं, और इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? झूठ बोले सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। अब ठीक उसी प्रकार से देखो, इसमें क्या होती है, जिस प्रकार से यहाँ पे वैस से स्रावित हो रहा था ना, वैस से मूत्र मार्ग तक जाता था। बात सही है? ठीक
उसी प्रकार से स्त्रियों में भी जब अंडाशय में एस्ट्रोजन हार्मोन का जब स्राव होता है तो क्या होता है, ओवम का निर्माण होता है, और ये ओवम जो होता है फैलोपियन नलिका से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? फैलोपियन नलिका से स्रावित होता है। जिस प्रकार से ये वैस से स्रावित हो रहा था। बात सही है? यानी शुक्रवाही का। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? कोई दिक्कत है? अब आते हैं इधर थोड़ा सा, ठीक है? क्या इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए। और ये पेनिस ये होता है ना, यानी कि शीर्ष जिसको बोलते हैं, ये क्या, ये मूत्राशय से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? इसी रास्ते से, यानी कि मूत्र, जैसे मूत्र होता है शरीर से बाहर निकलता है, स्पर्म भी शरीर से बाहर निकलता है, या कह सकते हैं कि इसी रास्ते से, यानी निषेचन की क्रिया के दौरान कह सकते हैं कि मादा के शरीर में स्पर्म को भेजने का कार्य किया जाता है, ठीक ना। अब देखो ये मूत्राशय, यानी कि ये हमारे शरीर में कितनी किडनी होती है? 4 की 5? 2 होती है, मालूम है? तो चलो भाई, ये 2 किडनियां करती क्या है कि हमारे, जब हम लोग गटर पानी पी लेते हैं ना, और ना पीते हैं पानी, तो लोग पानी खूब पीना चाहिए, समझ गए? जब पानिया पीते हैं तो किडनियां जो है ना, किडनी कोरी क्या बोलते हैं? वो गुर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गुर्दा बोलते हैं। तो ये करता क्या है, ये किडनियां खराब, जितने भी खराब जल होता है ना, ये मूत्राशय में भेज देता है। कहाँ पे भेज देता है? मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है, समझ गए? तो मूत्राशय में भेज देता है। तो ये मूत्राशय से कहाँ होती है? अब मूत्र मार्ग की सहायता से, यानी कि पेनिस की सहायता से शरीर के क्या होती है? बाहर निकल जाती है। और जो शरीर में से जो पनिया पीते हैं, खराब मूत्राशय में भेजता है, जो मतलब लाभदायक होता है, सही जल, अच्छा जल होता है, शरीर के उपयोग में लग जाता है, समझ गए? यानी कि हमें ऊर्जा प्रदान कराता है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इधर, ठीक ना। अब क्या होती है कि देखो, जब यहां से थोड़ा सा इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक। जब देखो, कह सकते हैं कि मनुष्यों में जब 12 से 14 वर्ष के बाद क्या होती है? यौना अवस्था की आरंभ होती है। किसके आरंभ होती है? यौना अवस्था, यानी कि किशोरा अवस्था क्या होती है? 12 से 14 वर्ष के बाद क्या होती है? 12 से 14 वर्ष की अवस्था में जब होती है, हम किशोरावस्था में होती है, उसके बाद यौना अवस्था आरंभ होती है, ठीक ना। तो यौना अवस्था जब आरंभ होती है तो मानव शरीर में कई बदलाव आते हैं, समझ गए? कई बदलाव आते हैं। जैसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होना, स्पर्म का बनना, और स्त्रियों में यानी कि ओवरी में, यानी कि कह सकते हैं अंडाशय में एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होना, ओवम का बनना, समझ गए? अरे नहीं समझ में आ रही है? और विशेष जगहों पर बाल आना, त्वचा पर तैलीय पदार्थ का बनना इत्यादि कई लक्षणें उत्पन्न हो जाती है। और फिर से मासिक धर्म का आना, यानी मासिक धर्म या रजोधर्म, या कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कह सकते हैं, यानी कि जिसको मासिक चक्र बोलते हैं, या मासिक स्राव भी कहते हैं, रजोधर्म या मासिक धर्म कहते हैं, समझ गए? यानी इस प्रकार से कई बदलाव उत्पन्न होते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बालक क्या होती है, ये गर्भाशय है। क्या है ये? गर्भाशय, जिसको बोलते हैं यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं। समझ में आ रही है ना? अब देखो होती क्या है, जब निषेचन के दौरान, चलो थोड़ा सा इसको समझ लो कि ये रजोधर्म मासिक धर्म ये है क्या आखिर, ठीक ना। तो स्त्रियों में 12 से 14 वर्ष की अवस्था के बाद, जब किशोरा अवस्था से यौना अवस्था का आरंभ होता है, ठीक। तो ये अंडाशय में, जो ये अंडाशय है ना, तो अंडाशय में क्या होते हैं? अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होने लगता है? अंडाणु का निर्माण होने लगता है। और ये क्रिया क्या होती है कि 28 दिनों, यानी कि ये क्रिया पूरे 28 दिन तक की होती है। ये 28 दिन में क्या होते हैं? ये समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक ना। जब खराब होते हैं तो क्या होते हैं, या फिर पहले, सबसे पहले होता क्या है, देखो ये है, ये तो ये अंडाशय है, ये फैलोपियन नलिका है, और ये क्या है? गर्भाशय है। क्या है? ये गर्भाशय की दीवार है। क्या है? गर्भाशय की दीवार हो गई। एक त्रिभुजाकार आकार का होता है गर्भाशय जो होता है, ठीक ना। अब जब यही आगे दीवार बढ़ती है तो यहाँ पे होती है योनि। क्या होती है? योनि। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो योनि से आगे होता है वल्वा। क्या होता है? वल्वा। वल्वा एक पतली झिल्ली से घिरी होती है। क्या होती है? एक पतली झिल्ली से घिरी होती है, जिसको बोलते हैं हाइमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइमेन बोलते हैं।
अब देखो पहले बहुत यानी कि आपके दादा दादी के जमाना में या हमारे दादा दादी के जमाना में कह सकते हैं, क्या होता था कि शादी क्या होता है छोटे छोटे अवस्था में हो जाती थी, समझ गए, कम ही उम्र के अवस्था में हो जाती थी, ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि ये हाइमेन जो होता था यानी कि हाइमेन जो होता था यानी कि एक झिल्ली जो होती है ये ज्यों के त्यों बरकरार रहती थी, समझ गए। तो ये पहले बार संभोग करने पर क्या होता था कि ये टूट जाती थी और ब्लड का स्राव होता था, समझ गए। और ये कोई मतलब ये ब्लड का स्राव होता था। लेकिन जब लड़कियां क्या होती है किशोरावस्था में किशोरावस्था से यौनावस्था में प्रारंभ करती है या किसी मतलब धक्का या सीढ़ी पर चढ़ने या किसी हार्ड वर्क करने के फलस्वरूप ये हाइमेन क्या होती है अपने आप फट जाती है, क्या होती है, फट जाती है और जीवन काल में फिर दोबारा निर्माण इसका नहीं होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो जब यौनावस्था में आते हैं इसमें क्या होती है अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। ये जब अंडाणु का निर्माण होता है तो ये कितने दिन के चक्र होता है, 28 दिन के पूरे चक्र होते हैं। कितने दिन के होते हैं चक्र, ये 28 दिन के। तो अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, समझिएगा। ये 28 दिन कैसे 7 7 7 7, ठीक है। अब देखो बालक ये देखो जैसे मान लो कौन सा महीना चल रही है अभी, जनवरी चल रही है। चलो जनवरी का आज मान लो, आज 10 तारीख मत मानो बालक क्योंकि 28 दिन इसमें लेना है। आज 2 तारीख मान लो, ठीक। यहाँ पे 2 तारीख है तो यहाँ पे कौन सा तारीख होगा, 30 तारीख होगा ना। अब देखो 30 तारीख यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 तारीख है, ठीक है ना। अब देखो इधर का पिछले 7 दिन ले लो, ये फरवरी में चला जाएगा ना। अब देखो ये जब मासिक धर्म आया है, मान लो स्त्रियों में जब मासिक धर्म आता है, ये जो अंडाशय ये जो खराब होते हैं ना ये अंडाणु, तो क्या होते हैं कि यानी कि मूत्र मार्ग के रास्ते क्या होते हैं शरीर से बाहर निकलते खराब ब्लड के रूप में यानी कि रक्त के रूप में यानी खून के रूप में क्या होते हैं मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर निकलते हैं। ये क्रिया 28 दिन प्रत्येक 28 दिन के बाद होती रहती है। अब देखो क्या होती है। और दूसरी बात यह है कि एक साथ दोनों ओवरी यानी कि दोनों अंडाशय में एक साथ अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। एक माह इसमें होगा तो दूसरे माह इसमें होगा, जब दूसरे माह इसमें होगा तो फिर तीसरे माह इसमें होगा, चौथे माह फिर इसमें होगा निर्माण। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो अब देखिए क्या होती है कि जब ये यानी कह सकते हैं कि पीरियड यानी मासिक धर्म या एमसी इसको बोलते हैं, समझ गए। जब मासिक धर्म आने को आया है तो उसके 7 दिन पहले तक, ठीक, ये 7 दिन पहले तक क्या होती है कि अगर संभोग किया जाए यानी निषेचन की क्रिया किया जाए तो यहाँ पे शिशु का निर्माण नहीं होगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यानी कि संतान का निर्माण अर्थात जन्म की क्रिया मतलब संपूर्ण नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो उसमें जो अंडाणु होते हैं परिपक्व होकर के नष्ट हो गए रहते हैं, खराब हो गए रहते हैं। जिसे मान लीजिए कि यहाँ से निषेचन के दौरान स्पर्म यहाँ पे प्रवेश किया, ठीक है। इसमें मान लो भैया कि इसमें अंडाणु का निर्माण हो गया, परिपक्व हो गए थे। अब इसके ये जैसे पीरियड आने के 7 दिन पहले, ठीक, ये परिपक्व होकर के इधर आए रहते हैं और इधर आए रहते हैं तो ये क्या होते हैं परिपक्व के बाद ये क्या होते हैं नष्ट हो गए रहते हैं, ठीक। और इधर वाला खाली रहता है, समझ गए, इधर वाला खाली रहेगा। तो स्पर्म जो है इधर अगर शुक्राणु इधर आएंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अंडाणु मिलेगा नहीं। तो अंडाणु मिलेगा नहीं तो निषेचन की क्रिया होगी ही नहीं। बात समझ में आ रही है। और इधर जब स्पर्म जाएगा यानी कि शुक्राणु जाएंगे, अंडाशय जो इधर बना रहेगा वो खराब हो गया रहता है, तो यहाँ पे भी जन्म की क्रिया नहीं होती है। अब देखो ये आने से 7 दिन पहले की घटना है। अब आने की 7 दिन बाद की घटना देखो। ये आने के देखो यहाँ पे मान लो आया है, ठीक, पीरियड आने वाला है और आने के 7 दिन बाद ये 7 दिन तक इसमें क्या होते हैं जो अंडाणु जो बनते हैं वो परिपक्व नहीं होते हैं। क्या होते हैं परिपक्व नहीं होते हैं, जो जनन की क्रिया में जन्म की क्रिया को संपन्न कर सके, समझ गए, यानी पूर्ण कर सके। तो अब यानी कि ये 7 दिन के बाद तक अगर 7 दिन तक ये संभोग अगर कोई करता है यानी निषेचन की क्रिया करता है तो उसमें कोई जन्म का यानी कि शिशु का निर्माण नहीं होगा, अर्थात जन्म की क्रिया संपूर्ण नहीं हो सकती है। यानी कि अब उस समय क्या होती है, इसके बाद ये परिपक्व नहीं हुए रहते हैं, लेकिन जैसे इसके 7वें दिन बाद
अब ये 7 7 14 दिन, समझ गए? यानी कि यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि मासिक धर्म आया हुआ है, आने के बाद ये 7वें दिन हो गया। ये 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तो कुछ नहीं होने वाला। बात समझ में आ गई? लेकिन इस 7 दिन के बाद जो अंडाणु होते हैं परिपक्व हो जाते हैं। क्या होते हैं? परिपक्व हो जाते हैं और जनन के क्रिया को संपन्न करने लायक हो जाते हैं। ठीक, तो ये जब परिपक्व होकर के ये फैलोपियन नलिका में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? फैलोपियन नलिका में आते हैं। और जब शुक्राणु से ये संपर्क करते हैं तो शुक्राणु से संपर्क करके क्या करते हैं? शुक्राणु से संपर्क करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? और जो आकर के ये आकर के यहाँ पे क्या होते हैं? इसके दीवार से, यानी कि कह सकते हैं यूट्रस यानी कि गर्भाशय की दीवार से आके चिपक जाते हैं। यहाँ पे म्यूकस की निर्माण होता है। कहाँ पे क्या निर्माण होता है? म्यूकस का निर्माण होता है। और इसकी दीवारें उस समय क्या होती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण गर्भाशय की दीवारें क्या होती है? मोटी हो जाती है। क्या होती है? मोटी हो जाती है। और म्यूकस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? म्यूकस यानी चिपचिपा पदार्थ का स्राव होता है। और वो जाइगोट क्या होते हैं? यहाँ पे आके चिपक जाते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे आके चिपक जाते हैं और चिपक करके एक नए संतति का निर्माण करते हैं। और संभोग करने से पहले इस गर्भाशय की जो साइज होती है ना 7 से 8 सेंटीमीटर का होती है। लेकिन 8वें माह के बाद देखिए ना, 7 से 8 और 8वें माह के बाद इसका जो गर्भाशय के जो यानी शिशु का जब आकार बड़ा होता है तो उसका साइज कितना हो जाता है? 18 से 20 सेंटीमीटर का हो जाती है। कितनी हो जाती है? 18 से 20 सेंटीमीटर का। निषेचन के दौरान यानी कि निषेचन के समय इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। लेकिन 8वें माह बाद यानी कि शिशु का जब उसमें निर्माण हो जाता है तो ये अंडाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? अंडाकार हो जाता है। बात समझ में आ रही है? और दूसरी बात ये है कि जब निषेचन के दौरान क्या होती है? जब निषेचन किया जाता है ना तो ये शिशु का निर्माण करने के लिए इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक अंडाणु भाग लेता है। क्या लेता है? एक अंडाणु भाग लेता है। क्या लेता है भाग? एक अंडाणु। क्योंकि जो अंडाणु होता है अपने केंद्रक में केवल एक ही स्पर्म को भी आने देता है, प्रवेश देता है। बाकी के लिए प्रवेश मना कर देता है, रोक देता है। समझ गए? तो बाकी जो ये मान लो अंडाणु हो गया, इसके आसपास जितने स्पर्म आएंगे, स्पर्म 2 प्रकार से होते हैं। एगो पूंछ वाला होते हैं, एगो बिना पूंछ वाला, एगो क्या होते हैं? पूंछ वाला होते हैं। तो ये पूंछ वाले जनन की क्रिया में भाग लेते हैं और ये सब बिना पूंछ वाला क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। समझ गए? और ये जो अंडाणु है तो अंडाणु यानी कि जिसको बोलते हैं ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम। तो अपने केंद्रक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक यानी शुक्राणु को यानी स्पर्म को प्रवेश देता है। बाकी शुक्राणु के लिए क्या करता है? प्रवेश बंद कर देता है। इसके बाहर एक आवरण होता है, वही क्या करता है? बंद कर देता है। और जब ये प्रवेश कर जाता है तो एक क्या करता है? आकर के जाइगोट का निर्माण करेगा। ये जाइगोट क्या होगा? इससे गर्भाशय की दीवार से म्यूकस जो स्रावित होगा यानी कि प्रोजेस्टेरोन जो होगा म्यूकस का स्राव करेगा, गर्भाशय की दीवारें मोटा कर देगा और इसमें आके चिपक जाएगा। वही जब नहीं चिपकेगा तो क्या होगा? शरीर से बाहर निकल जाएगा, बच्चा का निर्माण नहीं हो पाएगा, अर्थात जनन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो बालक, कहाँ पे थे हो? यानी कि ये अब हमसे पूछा जाएगा कि जनन की क्रिया में कितने अंडाणु का मतलब कितने अंडाणु जनन की क्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक होते हैं? तो सिर्फ एक कहेंगे। कितने? एक। कितने स्पर्म? तो एक स्पर्म। यानी शुक्राणु कितने भाग लेते हैं? सिर्फ एक भाग लेते हैं। और एक बार स्खलन के समय यानी कि जब एक बार स्पर्म बाहर निकलता है शरीर से ना, उसमें लगभग 20 लाख शुक्राणु निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 20 लाख शुक्राणु निकलते हैं। और 20 लाख ये शुक्राणु पता है कितने? 20 लाख शुक्राणु में से एक शुक्राणु जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। और जब यहाँ से अंडाणु यानी कि अंडाशय यानी ओवरी से जब ओवम का निर्माण होकर के जब फैलोपियन नलिका में आते हैं तो ये अंडाणु पता है कितने समय तक? 36 घंटे तक केवल जिंदा रहते हैं। 36 घंटे के बाद ये भी नष्ट हो जाते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब यानी कि हम लोग जाइगोट यानी युग्मनज जाइगोट के भी बारे में जान गए, फैलोपियन नलिका जाने, अंडाणु जाने, अंडाशय जाने, गर्भाशय भी जान गए, योनि भी पढ़ लिया हम लोग, वल्वा पढ़े, हाइमेन पढ़े। अब देखिए ये जो अंडाशय होता है ना,
अंडाशय के बाहर एक झिल्ली होती है। क्या होती है? एक झिल्ली होती है जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये मासिक चक्र के बारे में भी हम लोग जान गए। जाने कि नहीं जाने हो? जाने? झूठ बोलने की सही बोल रहे। अब देखिए ये रिलैक्सिन हार्मोन नहीं पड़े नो। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा भैया? गर्भाशय की दीवार को मोटा करेगा, म्यूकस का स्राव करेगा, जिसके फलस्वरूप ये स्पर्म और अंडाणु एक दूसरे के संपर्क में आकर के इसमें चिपक जाएंगे। चिपक करके जाइगोट का निर्माण करेंगे, जो युग्मनज का निर्माण करेगा, यानी अर्थात एक छोटा सा जीव का निर्माण करेगा। यही जीव का होगा 9 माह बाद एक नई संतति यानी नए संतान का निर्माण करेगा। बात सही है? अब देखिए क्या होता है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जानिए गए कि ये अंडाशय में अंडाणु का निर्माण करेगा। बात सही है? अब ये रिलैक्सिन नहीं जाने हो, तो रिलैक्सिन देखिए क्या करता है। रिलैक्सिन करता क्या है? कह सकते हैं कि जिस रास्ते से निषेचन की क्रिया होती है उसी रास्ते से शिशु का क्या होता है? जन्म होता है। जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। तो जन्म के समय क्या होता है? रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। जब रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है तो ये क्या होता है? वल्वा या फिर कह सकते हैं गर्भाशय की दीवार और योनि क्या होता है? काफी मुलायम होता है, मुलायम हो जाता है और फैलने योग्य हो जाता है। ठीक ना? इसके फलस्वरूप शिशु का जन्म आसानी से हो जाता है। अगर जिस स्त्रियों में ये रिलैक्सिन हार्मोन का निर्माण न होए तो क्या कर दिया जाता है कि रिलैक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए या तो दवा दिया जाता है या तो शिशु का मर जाता है पेट में, क्योंकि वो उसमें फैलने, ये मुलायम नहीं होगा, फैलने की गुण नहीं पाई जाएगी। रिलैक्सिन हार्मोन नहीं स्राव होगा तो, और शरीर शिशु का होगा शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो शिशु के क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इस स्थिति में स्त्री का भी मृत्यु हो सकता है। या फिर क्या किया जाए? पेट चिड़ करके कहा जाता है बड़ा ऑपरेशन कर करके शिशु का जन्म हुआ है, होता है ना? तो ये रिलैक्सिन हार्मोन के भी बारे में समझ में आया। अब देखिए रिलैक्सिन, अब पेट में जो बच्चा होता है ना, तो बचवा होता है तो उसको खाना क्या खिलाने जाता है? कोई नहीं खिलाने जाता है। तो देखो भाई क्या होता है कि बचवा के पेटवा में एक नाभिक होता है ना, नाभि। आप लोग के पेट में नाभि है? नहीं है ना? उस नाभिया से क्या होता है, जो माँ क्या करती है, जो भी पोषण लेती है, पोषण पदार्थ यानी कि जो भी खाती पीती है, उसका क्या होती है? ऊर्जा उसे बचवा को नाभि के द्वारा माँ के शरीर से संपर्क होता है और वो पूरा क्रिया यानी सारी क्रिया यानी कि सारी ऊर्जाएं उसी से मिलती रहती है। समझ गए? यानी कि भोजन वगैरह सब चीज उसी से मिलती रहती है। नहीं समझे हो? तो उसी से मिलती रहती है। और जैसे ही बाहर निकलता है, जन्म लेता है, जब तक वो नाभि जुड़ा रहता है माँ के शरीर से और उसके शरीर से नाभि से जुड़ा रहता है, वो नस एक होता है, एक पाइप टाइप से होती है, जुड़ा रहता है, तब तक हम शांत रहेगा, कुछ नहीं करेगा। उसको मालूम रहेगा कि हमारा अभी कुछ ना करना है। समझ गए? आज जैसे ही, क्योंकि उसका दिमाग अभी काम ही नहीं करेगा, उसको लगेगा कि अभी हमारा देखभाल करने वाला कोई है, एकदम टेंशन फ्री रहेगा। आज जैसे ही नसिया काटती है नर्सवा, चाहे दाई बोला जाता है, टाइम जो करता है कभी पता चलता है अरे अब तो हम बाहरी आ गए, कुछ काम अब हमरो करना है। समझ गए? तो सांस लेने लगेगा, खाने पीने के खोजने लगेगा। समझ गए हो? और नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो अच्छी बात है। तो ये समझ में आई है कि नहीं आई है? अब आते हैं आगे, ठीक ना? जैसे में अब आते हैं जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण के क्या विधियां हैं, यानी जनसंख्या नियंत्रण कितने प्रकार से किया जा सकता है। इसीलिए तो शुरू में कहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए स्त्रियों को शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि बकलोलवा पुरुष शिक्षित हो के 5-5 को बच्चा पैदा कर देते हैं। समझिए? 8-8 को कर देते हैं। अब कहिए सर नहीं कहेंगे, रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। नहीं, इधर आते हैं। अब देखिए जनसंख्या नियंत्रण की एक प्राकृतिक विधि क्या है। प्राकृतिक विधि में क्या होती है? तो प्राकृतिक विधि में जिस प्रकार से अभी बताया गया है कि जैसे में ये यानी कि पीरियड यानी कि रोजोधर्म के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक निषेचन की क्रिया करने से क्या होती है? जन्म की क्रिया संपन्न, निषेचन करने से जन्म की क्रिया संपन्न नहीं होती है। अब एक निषेचन का है हो तो कहेंगे कि नर और जनन या कह सकते हैं अंडाणु और शुक्राणु को मेल को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि नर जनन अंग शरीर के बाहर होता है। पुरुषों में नर जनन अंग शरीर के बाहर होता है और स्त्रियों में मादा जनन अंग शरीर के अंदर होता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या बता रहे थे हम
अब देखो वाला ये क्या है, प्राकृतिक विधि द्वारा ना जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाएगा, ठीक है। जब कोई स्त्री पढ़ी लिखी जाएगी जनसंख्या नियंत्रण कर सकती है। इन 7 दिनों तक क्या करेगी भैया वो, इन 7 दिनों तक वो निषेचन की क्रिया नहीं करेगी यार। 14 दिनों तक निषेचन की क्रिया नहीं करेगी। निषेचन की क्रिया इधर 7 दिन और इधर 7 दिन तक करेगी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जिसके फलस्वरूप क्या होगा, संतान का निर्माण नहीं होगा, अर्थात जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। नहीं होगा हो जाएगा, ठीक ना, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। इस प्रकार से प्राकृतिक विधि द्वारा कर सकते हैं। अब यांत्रिक विधियां में क्या होती है, यांत्रिक विधि में क्या होती है, एक आता है कोंडम आता है, ठीक ना। उसमें क्या किया जाता है, लगेंगे थूरने तुरंत, क्यों देर ना लगेगा, समझ गया ना, बतिसिया सब पेट में चला जाएगा, 1 मिनट नहीं लगेगा, समझ जाइए, रत्ती भर देर नहीं लगेगा। धो देख के काम भरा भेज देंगे, घर जाइए। कितनी होशियारी है, हंसते रह जाइएगा जिंदगी भर एकदम, समझ गया ना। लग रहा है कि मनोहर पोथी पढ़ा रहे हैं, दिन ना लागे। अब देखियो जिसमें अब यांत्रिकी विधियां में क्या होती है, जिसमें कोंडम आता है, तो ये क्या कहता है कि पुरुष, ये इसका यूज पुरुष के द्वारा किया जाता है। ये एक रबर के बना होता है, ठीक ना, रबर के बना जैसे ट्यूब टाइप से बना होता है। ये पुरुष द्वारा उपयोग किया जाता है, पुरुष के पेनिस भाग पर लगाया जाता है, यानी कि कह सकते हैं शिश्न पर लगा करके संभोग की क्रिया करने से जो स्पर्म बनते हैं इस ट्यूब में जाकर के रुक जाते हैं, अंडाणु के संपर्क में नहीं आते हैं, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। और दूसरी तरीका क्या है, डायफ्राम, ये कॉपर टी या लूप, इसका उपयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, स्त्रियों द्वारा किया जाता है। क्या कहता है इसके द्वारा, इसको क्या कहता है, स्त्रियों के जनन अंग के क्या करता है, शरीर के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक। और जब निषेचन की क्रिया की जाती है तो जो स्पर्म होते हैं इस कॉपर टी या लूप या कह सकते हैं डायफ्राम के अंदर क्या होती है, डायफ्राम में जो स्पर्म होते हैं वहां पे रुक जाएंगे और अंडाणु और स्पर्म का संपर्क नहीं होगा। जब संपर्क नहीं होगा तो जनन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। इस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरी विधियां है रासायनिक विधियां। क्या है, रासायनिक विधियां, जैसे में गर्भ निरोधक गोली, क्या होती है, गर्भ निरोधक गोली, जिसे खा करके संभोग किया जाए तो उस समय क्या होती है कि गर्भ में शुक्राणु जो होते हैं, जब गर्भ निरोधक गोली खाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ही गर्भ में प्रवेश करता है शुक्राणु को क्या करता है, मार देता है, समझ गए, और जनन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, रासायनिक विधियां द्वारा यानी जनन को नियंत्रण कर सकते हैं। चौथी विधि क्या है, सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि को ये लग रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक करना है ना बॉर्डर पर। अब देखिए जैसे चीड़ फाड़ शरीर में किया जाता है तो क्या कहा जाता है, सर्जरी किया जाता है ना। तो उसी तरह से सर्जिकल में क्या किया जाता है, चीड़ फाड़ किया जाता है। जैसे भैया नसबंदी, पुरुषों में क्या किया जाता है, ये जो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस का जो ये 2 नसवा है ना, इसको कट करके बंद कर दिया जाएगा, समझ गए। अब आप जनसंख्या की वृद्धि नहीं कर सकते हैं। वास्तव में कहा जाए ना, जितना शायद बदमाशी लोग कर रहे हैं ना, इधर उधर तरह क्यों कर रहा है, दोनों ये वृषण का जो नस है ना, टेस्टिस का जो नस है, कट कर दिया जो तो अब जिंदगी में आप कुछ करवर ना पाइए, काम खत्म कर दिया, जिंदगी तबाह हो जाएगा उसका, समझ गए। संतान का निर्माण नहीं कर सकता है, एकदम निष्क्रिय हो जाएगा। जो चोरी डकैती जितना पकड़ा रहा है, जितना सब कुल, कोनो गुड़ हाथ काट रहा है तो कोनो क्या कर रहा है ना, तब काट दिया जाए। उसके घर के यानी कि एक आध को परिवार में लड़को फेंका है, कौन के काट दिया जाए ताकि उनका सन एकदम बंद से रुक जाए, काम खत्म, समझ गए। एगो के साथ ऐसे किया जाएगा, एगो परिवार के साथ दूसरा का नाम नहीं लेगा, क्योंकि जानेगा कि हमारा वंशज निर्माण नहीं होगा। जितना धन है, खेत बधार है, घर है, ये दूसरा के काम आएगा, हमारे कमाने वाला नहीं है, समझ रहे क्या। भारत का भविष्य है तो लोग भारत का भविष्य खराब कर रहा है, क्योंकि गोड़ हाथ काट दे रहा है, क्यों क्या कर रहा है, यानी जितना बलात्कार केस में पकड़े जा रहे हैं उसके एकदम काट दो, एकदम सर्जिकल स्ट्राइक मार दो एकदम ओकरा पर, समझ गए। यानी कि सर्जिकल विधियां अपना दीजिए ओकरा पर, समझ गए, और नहीं समझे हो, यानी कि ऐसा करने वाला क्या हो, एकदम कांप उठेगा एकदम, समझ गए, क्योंकि जिंदगी किसी काम का रही नहीं जाएगी, खाली काम करेगा, खाएगा पिएगा, बस के ऊपर तक नहीं करेगा, समझ गए। कैसे मतलब तो ना रहेगा। अरे हंस कर सही कर रहे हैं, यानी कि सबको एक नसबंदी कर मार दो, एकदम काम खत्म।
अब देखो नसबंदी क्या होती है, या तो पुरुषों में की जा सकती है या फिर स्त्रियों में भी किया जा सकती है। ये फैलोपियन नलिका को बंद कर दो, स्त्रियों में नसबंदी हो गया। ये वैस को बंद कर दो, पुरुषों में नसबंदी हो गया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कृपया वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।